सुप्रभात बच्चों। कैसे हो बच्चों आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज चैप्टर नंबर 4 बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो सब बच्चे अपनी अपनी भारत की खोज टेक्स्ट बुक को खोल लीजिए और पार्ट नंबर 4 को ओपन कर लीजिए और पेंसिल के माध्यम से पार्ट नंबर 4 को, इसका टॉपिक है युगों का दौर। बच्चों आज मैं आप लोगों को पार्ट 4 युगों का दौर पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं भारत की खोज का पार्ट 4। इसका शीर्षक है युगों का दौर। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इसका टॉपिक का बच्चों पिक्चर आ चुका है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आया है कि युगों का दौर, और इसका जो पहला पॉइंट है गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और समाजवाद। तो बच्चों पेंसिल के माध्यम से इस टॉपिक के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर टिक लगा लीजिए। अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और समाजवाद किसे कहते हैं। तो बच्चों अब हम पहले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि गुप्त शासन और राष्ट्रीयता और समाजवाद। जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इसका पहला पॉइंट आ चुका है कि राष्ट्रीयता। बच्चों पेंसिल के माध्यम से राष्ट्रीयता जो शब्द है उसे बच्चों अंडरलाइन कीजिए, उसका शब्द उसका अर्थ लिखिए कि राष्ट्रीयता किसे कहते हैं। कि किसी देश के लोगों की देशभक्ति और देश के बारे में सोचने को, और कि उसको देश की क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयता कहते हैं। कि जो देश के जो लोग होते हैं वो देश को कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं या देशभक्ति कैसे की जा सकती है, उसका अर्थ होता है राष्ट्रीयता। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है। तो बच्चों उसको अंडरलाइन करके जो भी मैंने अभी बताया आपको राष्ट्रीयता का अर्थ, तो बच्चों आप लोगों ने अपनी बुक में पेंसिल के माध्यम से उसका अर्थ लिखना है। अब बच्चों दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, उसके साथ है ना राष्ट्रीयता और समाजवाद। राष्ट्रीयता का अर्थ मैंने बता दिया। अब आता है समाजवाद। इस समाजवाद को क्या कहते हैं उसका बच्चों अर्थ लिखिए पेंसिल के माध्यम से। कि अनेक जितने भी जो देश हैं, जो हमारी जो शक्ति है, जो बाकी देश की जो शक्ति है उसको गौरव को बढ़ाने के लिए हम अनेक देशों की प्रकृति और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, समाजवाद कहते हैं। तो बच्चों अभी मैंने इसका अर्थ जो बताया है उसको आपने अपनी बुक में, भारत की खोज बुक में उसको अंडरलाइन करके उसका अर्थ लिखिए ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस पॉइंट के कि इसके अंदर क्या है और ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। कहते हैं मौर्य समाज का आह्वान हुआ और उसकी जगह पे शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत ही छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में जो काबुल से पंजाब तक के जितने भी भारतीय यूनानी फैले हुए थे। मेडार ने नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु उनकी जो हार हुई और खुद मेडार पर भारतीय जो सेना थी वो चेतना और वातावरण पर अपना प्रभाव पड़ा और वे बौद्ध हो गए। वे राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध प्रखानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृति के मेल से अफगानिस्तान और सहीदी सूबे के क्षेत्र में गंधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। भारत के मध्य जो प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में और ग्रेनाइट जो पत्थर की एक क्या निकली, लाट निकली, जो कि हेलिओडोरस सभ्य के नाम से
प्रसिद्ध हुआ। इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी में हुआ और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा हुआ था। इससे हमें उन यूनानियों के मानवीयकरण की झलक मिलती है जो साथ में आए हुए लोग रहते थे और भारतीय संस्कृति को जजस कर रहे थे, और इनके जो पूरा जो वातावरण था वो भी बहुत ही प्रभावित हो रहा था। मध्य एशिया में शक यानी कि सिडिनियन जो लोग थे वो अशु नदी की घाटी पर बसे हुए थे। यूही चीसू में पूर्व से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक और ये जो बौद्ध और हिंदू हो गए थे। यूजीसी चियोन में एक दल कुपाषाण का था और उनसे सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक उनका विस्तार करने लगे। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत पर अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्होंने दक्षिण की ओर खदेड़ा और शक कटियावाड़ पर दाखिला की ओर चले गए। इसके बाद कुपाषाणों ने अपना उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया, और जितने भी ये थे मजबूत जो साम्राज्य कायम किया हुआ था वो भी उन्होंने बहुत ही सोच समझ के अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम कर दिया। उन्होंने से कुछ ने हिंदू धर्म को भी अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है। इसमें उन्होंने उनके महान कार्यामों और जो कारनामे थे उनके वो भी सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया। उनके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता था कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, और जिससे उनका जो राष्ट्रीय जो धर्म था उनका भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ही योगदान दिया। ये सरहदी सूबा जो कुपाषाण काल के जो सभ्य थे वो भी कहलाए गए। उनकी राजधानी आधुनिक पेशेवर के निकट थी और तक्षशिला का पुराना विश्व विद्यालय था और भी उनके निकट था। वे बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। यहाँ और जितने भी भारतीय लोग थे वो यहाँ आकर के बस गए और एक दूसरे की संस्कृति को पहचानने लगे। यहाँ भारतीयों की जो मुलाकात जो थी वो बहुत से चीनी लोगों से और बहुत ही यूनानी चीन और अपने यूनानी तुर्कों से आदि लोगों से चीनी लोगों से मिलते जुलते रहे, और उनकी संस्कृति इनको अच्छी लगने लगी और उनकी संस्कृति इनको अच्छी लगने लगी। आपस में ये सारे जो लोग थे, यूनानी जो लोग थे, जो भारतीय जो लोग थे, ये आपस में मिलने लगे। और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी संस्कृति को, ये विभिन्न जो जितनी भी संस्कृति थी उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित करती थी। इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप जो मूर्ति कला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इन्हीं ज़माने में चीन और भारत के बीच में पहले संपर्क हुआ और 64 ईस्वी से वह यहाँ चीनी राज जो जितने भी जो थे राजदूत थे वो यहाँ पर आए, और उसी समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोपनीय रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तुर्फाक और
गोपी और रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तूफान और कूचा में भारतीय, चीनी और जो ईरान जो संस्कृतियों का क्या हुआ, अद्भुत मेल हुआ। और कुपाषाण काल में बौद्ध धर्म में दो संप्रदायों में बट गया। पहला था महायान और दूसरा था हीनयान, यानी कि हीनयान। महायान और हीनयान था, ये क्या थे, दो संप्रदायों में बट गया था। कौन बट गया था, कुपाषाण में बौद्ध धर्म में दो संप्रदायों में बट गया था। पहला बच्चों क्या था, महायान था और दूसरा हीनयान था। और इन दोनों के बीच में मतभेद उठ खड़े हुए। भारतीय परंपराओं के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में भी इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। और इन बहसों में जो अब ये भी आ गया होगा, कुपाषाण काल में बौद्ध धर्म के दो संप्रदायों में बट गया। पहला बच्चों क्या था, महायान और दूसरा था हीनयान। और इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, मतभेद उठ गए। और भारतीय परंपराओं के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। और इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशेष दिखाई पड़ता था। तो बच्चों वो नाम क्या था, ये नाम नागार्जुन का था। और जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए, उनका व्यक्तिगत महान था। वे बौद्ध शास्त्रों में भी और भारतीय दर्शनों और दोनों के बहुत ही बड़े क्या थे, विद्वान थे। कौन थे, नागार्जुन। और उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। महायान और के सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और वर्मा यानी कि वर्तमान श्रीलंका में भी हीनयान को मानने लगे। कुपाषाण ने अपने भारतीय मानवीयकरण पर भी कर लिया। वे भारतीय संस्कृति के रक्षक हो गए। और फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक धराधाई में उनके शासन के खिलाफ बराबर चलती रही। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ, तो ईसा की चौथी शताब्दी के आरंभ में क्या आ गया, विदेशियों का विरोध करने वालों में इस राष्ट्रीय आंदोलन का ने निश्चय रूप ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक ने भी, जिसका नाम भी क्या था, चंद्रगुप्त था, नए हमलेवारों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया। इसी तरह ईसा पूर्व 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई ऐसे महान शासक हुए जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रलंब विरोधी भावनाओं को भी जन्म दिया। और देश के पुराने जो भी जितने थे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, तत्वों पर भी मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बाद सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और विदेशी जो तत्व थे वो यहाँ पर क्या हो गया, घुल मिल गए, उन्हें स्वीकार कर लिया गया। लेकिन हर नए आने वाले को प्रलंब विरोध का सामना करना पड़ा। पुराने जितने भी ब्राह्मण थे, उनके आदर्शों के आधार पर क्षत्रियता राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में
ऐसी तटस्थता विकसित होने लगी जो उनके स्वभाव के विपरीत थी। आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आ गए तो जिसे उन्होंने आर्यव्रत पर और भारतवर्ष कहा है, तब भारतवर्ष के सामने समस्या ये थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच में समन्वय कैसे कायम किया जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या किया? उन लोगों ने मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्भर हुए और एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। दूसरे विदेशी जो तत्व थे वो यहाँ आए और आपस में वार्तालाप हुई। अपने विचारों को उन्होंने प्रकट किया, उनके विचारों को भी उन्होंने सुना कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजीबो जो लोग थे, उनके हमलों ने भी उन्हें हिला दिया। वे इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन्हें केवल उनके राजनीतिक ढांचों को भी नहीं तोड़ा, बल्कि उनके सांस्कृतिक आदर्शों और समाज के ढांचों को भी खतरा पैदा कर दिया। धर्म और समाज और दर्शन, इतिहास को परंपरागत रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, इसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते हैं, जिसे बाकी जो ब्राह्मणवाद थे और हिंदूवाद थे वो कहा जाता है। वे इस राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। ये जो दरअसल जो राष्ट्रीय जो धर्म था वो इससे वे तमाम गहरी जाति और संस्कृति प्रवृत्तियों को प्रभावित किया और आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद हैं। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचारों में हुआ, उसके लिए भारत में वह पूर्णता पृष्ठभूमि भी थी वहाँ, और जितने बौद्ध ने जन्म लिया था उनके उपदेश दिए गए और वही उनका निर्माण हुआ। पर बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय था और विश्व धर्म था। जैसे जैसे उनका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उनका ये रूप भी विकसित होता गया। इसलिए पुराने जितने भी ब्राह्मण थे वो धर्म के नाम पर स्वाभाविक थे। वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बनते चले गए। ये धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्म को भी अपना क्या करता गया, बहुत सुंदर ढंग से उसको सजाता चला गया और उनके जो जितने भी ये धर्म थे वो आगे के आगे बढ़ते चले गए। फिर उसके बाद गुप्त शासनों का भी समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। उनकी शक्तिशाली जितनी भी संस्कृति थी वो भी विकसित हो गई और बड़े बड़े पैमाने पर उनका जितना भी ये जो था शासक था वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। लोग उनके विचारों से सहमत हो गए थे और उनका पूरी तरह से साथ दे रहे थे। उत्तर भारत में हुडों का शासन भी बहुत थोड़े समय में, लगभग आधी शताब्दी में, उन्होंने बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में वही रहने लगे। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में आ जाते थे और उनमें भी कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में भी आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करने के लिए कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर के मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वह कट्टर बौद्ध थे।
उनका महायान संप्रदाय में भी अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय में प्राचीन चीनी यात्री हुआ करते थे और भारत आया था, और हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को संस्कृति और गतिविधियों का क्या किया, प्रसिद्ध केंद्र बना लिया। हर्ष की मृत्यु 668 में यानी कि 1648 में हुई थी। ये लगभग वे समय था जब अरब के रेगिस्तानों में अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम का सिर उठा रहा था। अब बच्चों दूसरे पॉइंट पे मैं आ गई हूँ कि दक्षिण भारत। बच्चों पेंसिल से इसको इस पर टिक लगाइए कि दक्षिण भारत। बच्चों अब मैं दक्षिण भारत का जो पॉइंट है, अब बच्चों मैं उसको मैं डिस्कस करूँगी कि दक्षिण भारत में कि क्या क्या हुआ था और ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमटकर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले, और दक्षिण भारत अपनी बारीकी तस्करियों और जो समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उनकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इनके जहाज दूर देश के माल पहुंचाने का काम करते थे। वहाँ यूनानियों की बस्ती भी और रोम सिक्के भी वहाँ पर रहने लगे, यानी कि वहाँ पर बस गए। उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। इसका प्रभाव ये ज़रूर है कि वहाँ के बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। इन लोगों में राजकीय शिल्पी और कारीगर भी शामिल थे। ये जिस प्रकार के इस प्रकार के दक्षिण पुरानी जो कला थी परंपराओं का केंद्र बन चुकी थी और उत्तर में नई नई धाराओं से भी अधिक प्रभावित हो गई और जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। अब बच्चों तीसरे पॉइंट पर अब डिस्कस करते हैं। तो बच्चों पेंसिल के माध्यम से अब तीसरे पॉइंट को बच्चों टिक कीजिए कि शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। तो बच्चों अब हम इस पे चर्चा करते हैं कि शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके उस समय कौन कौन से थे। तो चलिए बच्चों अब इस पॉइंट को हम अब डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं कि बार बार हमलों और एक बार में दूसरे साम्राज्यों की स्थापना का जो संक्षिप्त जो उदाहरण था वो प्रस्तुत किए गए। उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे हैं। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र और राजकोट के अलावा और भी राज्य ऐसे थे जो दो तीन दिन 100 वर्षों तक कायम रहे। इन्होंने लगभग सभी राजवंश देशी थे। कुषाणों ने भी जैसे लोगों ने भी जो उत्तरीय सीमा पार से आए थे जल्द ही अपने आप को इस देश और इसकी संस्कृति परंपरागत के अनुसार ढाल ली और कभी कभी दो राज्यों के बीच में युद्ध या कोई अंतर्राष्ट्रीयता और राज्य और राजनीतिक आंदोलन भी होता था। तो आम जनता की जो जीवन जो यातना है, जो जीवन जो उनका दैनिक जो था कि बहुत ही कम हस्तक्षेप किया जाता था। इसी इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता था कि ये यहाँ पर शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में
कहीं अधिक हैं। ये धारणा भयानक थी कि जितने भी अंग्रेजी जो राज थे वो पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था संबंधित कायम थी। और ये सही था कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ उस समय देश अवनति का पृष्ठपाती हो पर भी था। जब भारत में अंग्रेजी शासन का कायम हुआ जब भारत अंग्रेजी शासन कायम हुआ उस समय देश अवनति की परंपरागत पर था। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वह राज्य यहाँ कायम हो सका। तो बच्चों अब आपका चौथा पॉइंट आ जाता है जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है कि प्रगति बनाम सुरक्षा। अब बच्चों चौथा पॉइंट बच्चों आप डिस्कस करने लगे हैं, तो बच्चों अपनी पेंसिल के माध्यम से चौथे पॉइंट को बच्चों टिक लगाइए कि प्रगति बनाम सुरक्षा। तो बच्चों अब इसके पॉइंट पर हम डिस्कस करने जाएंगे कि अब ये पॉइंट हमें क्या बताना चाह रहा है कि भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और जो सुरक्षा थी उसकी महान विशेषता थी कि जिस भारत में हमें सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा का भावना है। और इस दृष्टि से वे उन तमाम की जितने भी सभ्यताएं थी उनमें से अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ था। और जो जितने भी ये थे वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहायता की। ये व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाने में सबको एक सतर्क पर प्रयत्न किए और इस तरह व्यक्तिवाद को भूमिका इसमें बहुत कम रही है। और ये दिलचस्प बात ये है कि यहाँ भारतीय दर्शन और व्यक्तिगतवादी जितने भी लोग थे उनकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर के होती थी। यहाँ भारत का राष्ट्रीय जो ढांचा था वो क्या था, सामुदायिक था। उसमें सामाजिक और सामुदायिक जो रीति रिवाज थे उनमें कड़ा पालन करना पड़ता था। और ये सारी जितनी भी पाबंदी थी और बावजूद के भी जो पूरे भारत में समुदायों को लेकर के बहुत लचीलापन था। ऐसा कोई कानून और सामाजिक नियम नहीं होते थे और जिनके रीति रिवाजों से बदला जा सके। ये भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों और विश्वासों और जीवन व्यवहारों को भी बनाए रखते थे। बड़े सामाजिक जो ढंग थे वो भी अंग बन गए थे। इसे लचीलेपन को भी विदेशी तत्वों का आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिली और भारत में बाहर आने वाले जितने भी विभिन्न तत्वों के साथ ही वह उनको चलना पड़ता था। बल्कि व्यक्तिगत के बाहरी और भीतरी जितने भी जीवन का था वो उन्हें मनुष्य के प्रकृति के जीवन में समन्वय करना पड़ता था या दिखाई देता था। और जितने भी समन्वय थे वो केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया था बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्यों के प्रकृति के बीच में समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता था। इस समन्वय जो संस्कृति थी उनकी भी पृष्ठभूमि में भारत का निर्माण किया गया था। पर इतनी विविधता में भी बावजूद एकता की मोहर लगाई गई। राजनीतिक ढांचों के मूल में क्या हुआ था, ग्राम व्यवस्था भी आई
और राजा आते जाते रहे, पर ये व्यवस्था की जो नींव थी वो कायम रही। बाहर से आने वाले नए नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही जो हलचल पैदा कर पाते थे। राज्य सत्ता चाहे देखने में कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, निकुंज क्यों ना हो, और जो रीति रिवाज थे और वैवाहिक जो संबंधों में भी कुछ इस तरह के नियंत्रण लगाए गए जिससे कोई शासन ग्राम, समुदाय और समन्वय के उत्तराधिकारी नहीं समझ पाए और विशेष अधिकारियों पर आसानी से दाखिल नहीं हो पाए। और इन प्राचीन अधिकारियों के तय में समुदाय और कोई शासन ग्राम समुदाय के समन्वय में विशेष अधिकारियों को भी आसानी से दाखिल नहीं देते थे। इन प्रचलित अधिकारियों के तय समुदाय और व्यक्तिगत दोनों की स्वतंत्रता की एक हद तक सुरक्षित रहती थी। ऐसा लगता था कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया और जिसे भारत ने जो उनका आदान प्रदान किया वो जज्बद कर देते थे। और भारत में कुछ ऐसे भी दिए और उन्होंने बहुत कुछ दिया भी, मतलब भारत ने भी बहुत कुछ दिया और जो बाहर से जो लोग आते थे देशी विदेशी, उन लोगों ने भी भारत को बहुत कुछ दिया। यहाँ वह अलग अलग ढांचे से या अलग अलग रह करके भी अपने अंतर को नष्ट नहीं हो पाए और कभी कभी इस प्रकृति में भी उन्होंने खुद को भारत को नुकसान पहुंचाने का भी, जो भी नुकसान पहुंचाया गया या जो भी नुकसान पहुंचाते थे उनको भी प्रभाव पड़ता था। जो लोग भारत को नुकसान पहुंचाते थे वही प्रभाव उन लोगों को भी पड़ता था जो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए जो सोचते थे, जो करते थे, जो नुकसान पहुंचा भी देते थे, तो वो उनको भी उसका फल भुगतना पड़ता था। कि ऐसा नहीं है कि हमने भारत को, जितने भी वहाँ के जो राजा थे जो आए गए, बहुत से राजा आए भी थे, बहुत से राजा गए भी, उन लोगों ने भी भारत की नींव को हिलाना चाहा, लेकिन भारत को जो उनकी जो नींव है वो अटूट रही, वो जो मजबूत रही। जो कि भारत में भी जितने भी लोग थे वो कभी कभी इस प्रक्रिया को भी उन्होंने खुद को या भारत को भी नुकसान पहुंचाना जाते थे। बच्चों, आज मैंने आप लोगों को इस चैप्टर से संबंधित बच्चों आप लोगों को 4 पॉइंट्स पे बच्चों डिस्कस किया है। बच्चों ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके आगे के पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करूँगी। तो आशा करती हूँ कि जितने भी मैंने आज आपको चैप्टर्स 4 जो एक चैप्टर का जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको जो बताए हैं चैप्टर नंबर 4 का, वो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब बच्चों मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रही हूँ इस चैप्टर से संबंधित। बच्चों अब मैं इस लेसन से संबंधित बच्चों आपको मैं गृह कार्य दे रही हूँ जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी बच्चों आ चुका है। तो बच्चों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि मेनांडर कौन था और वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा प्रश्न है कि मौर्य समाज का अवसान हुआ तो उसके बाद कौन सा वंश आया था। बच्चों तीसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्ति है। चौथा प्रश्न कि नागार्जुन कौन था। और पांचवा प्रश्न संस्कृति भाषा के बारे में क्या कहा गया है। तो बच्चों ये 5 प्रश्न मैंने आपको बच्चों इस लेसन से संबंधित दिए हैं। तो बच्चों इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी होमवर्क की नोटबुक में लिखोगे इनके आंसर्स को, और लिखने के बाद मुझे बच्चों सबमिट करोगे और
इसको बच्चों बहुत सावधानी से, बहुत सफाई के साथ इन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर को आप लोगों ने हल करना है। और बच्चों आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों कल मिलते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है। तो जैसे जैसे आप चार मैं पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करूँगी, जैसे आज मैंने आपको 4 पॉइंट्स के बारे में मैंने बताया, कल की वीडियो में 4 पॉइंट्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद बच्चों, कल मिलते हैं, सुरक्षित रहिए, टाटा।